हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्ट्रीम बाय एमडी शादान। गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। देखो, आपने अक्सर अपनी डे टू डे लाइफ में सुना होगा इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना। ठीक है, तो वही सेम मतलब यहाँ भी होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होगा? निवेश करना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल, यानी हमारे देश के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके द्वारा जब कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे क्या होता है, हमारे देश का जो कैपिटल स्टॉक होता है वो इंक्रीज करता है, वो बढ़ता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे देश के प्रोड्यूसर्स के द्वारा, ठीक है, कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो उसी को इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट का एक फार्मूला होता है I इज इक्वल टू डेल्टा के। ठीक है, अब यहाँ पे I का मतलब क्या है गाइस? तो I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और के का मतलब होता है कैपिटल स्टॉक। और डेल्टा के की अगर हम बात करें तो इसका मतलब, देखो, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो डेल्टा के का मतलब होता है चेंज इन द कैपिटल स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर, यानी एक साल के अंदर जो कैपिटल स्टॉक में चेंज आया है उसको बोलते हैं डेल्टा के। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या हुआ कि जब कोई प्रोड्यूसर्स हमारे देश के कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा, हमारा जो देश का कैपिटल स्टॉक है वो चेंज होगा। चेंज होने का मतलब वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अच्छा, एक चीज़ और आप ध्यान से सुनिए, यहाँ देखो लिखा हुआ कह रहा है कि चेंज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। याद रखिएगा, आगे जब हम न्यूमेरिकल कराएंगे नेशनल इनकम का जो चैप्टर है तो वहाँ पे बहुत बार आपको क्या मिलेगा, इन्वेस्टमेंट की जगह कैपिटल फॉर्मेशन लिखा हुआ मिलेगा। तो आज आप एक चीज़ नोट करके रखिएगा, ठीक है, अपनी कॉपी में, कि जो इन्वेस्टमेंट होता है उसी का दूसरा नाम होता है कैपिटल फॉर्मेशन। क्या नाम होता है? कैपिटल फॉर्मेशन। तो इसीलिए देखो यहाँ मैंने ब्लॉक में लिख रखा है इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू कैपिटल फॉर्मेशन, यानी जहां जहां इन्वेस्टमेंट आएगा ना उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किस वर्ड से? कैपिटल फॉर्मेशन के वर्ड से। गाइस, कैपिटल फॉर्मेशन ही तो हो रहा है। अगर एक प्रोड्यूसर कैपिटल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एक तरीके से क्या हो रहा है, कैपिटल स्टॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट को क्या बोला जाता है? कैपिटल फॉर्मेशन बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इस चीज़ को दूसरे वर्ड में समझें तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ इन मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, यानी एक साल के अंदर हमारे देश में जो टोटल प्रोडक्शन होता है किस चीज़ का गाइस? कैपिटल गुड्स का। सर, कैपिटल गुड्स क्या होता है बेटा? लास्ट वीडियो में मैंने इसी के बारे में तो डिस्कस किया था, कैपिटल गुड्स के बारे में, तो आई होप आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख रखा है कैपिटल गुड्स का मतलब होता है फिक्स्ड असेट्स। तो इसका मतलब ये हुआ, ठीक है, कि एक साल के अंदर प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, टोटल या फिर टोटल प्रोडक्शन जो होता है फिक्स असेट्स का या फिर कैपिटल गुड्स का, उसे बोलते हैं क्या? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स क्या होता है गाइस? फिक्स्ड असेट्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो टोटल प्रोडक्शन किया जाता है किस चीज़ का? फिक्स्ड असेट्स का, यानी कि कैपिटल गुड्स का, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस यहाँ तक आपको क्लियर होगा, ठीक है, कि इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में, यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो इन्वेस्टमेंट के देखो, इन्वेस्टमेंट के जो है दो कंपोनेंट होते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि दो टाइप होते हैं। देखो यहाँ लिखा इन्वेस्टमेंट हैज टू कंपोनेंट्स, फर्स्ट वन इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड वन इज इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दो कंपोनेंट हो गए, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। आइए इनको डिटेल से समझते हैं कि क्या होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट और क्या होता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फिक्स्ड असेट्स, ठीक है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी ऑफ द प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, यानी एक साल के अंदर जो इंक्रीज होता है किस चीज़ में? फिक्स्ड असेट्स में, यानी कि जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया। ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट कैसे होगा? जब प्रोड्यूसर्स फिक्स्ड असेट्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी और ज़्यादा परचेस करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो हमारे देश का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करेगा। तो वही बात बोल रहा है कि जब फिक्स्ड असेट्स में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इंक्रीमेंट कैसे होगा? जब प्रोड्यूसर्स, जो हमारे देश के प्रोड्यूसर्स हैं, उनके द्वारा फिक्स्ड असेट्स को परचेज किया जाएगा या फिर उनका और ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा, तो हमारे देश का जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट है वो क्या होगा गाइस? इंक्रीज होगा। ठीक है,
जैसे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिखा हुआ है। जैसे मान लो हम अगर बात करें ईयर 2024 की, जैसे मान लो जनवरी में प्रोड्यूसर्स हैज़ स्टॉक, किसी प्रोड्यूसर्स के पास 8 मशीन का स्टॉक था। अब 8 मशीन क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है, ठीक है, मशीन क्या है, फिक्स्ड एसेट्स है। फिर इसके बाद कह रहा है कि ईयर के एंड में, यानी कि 2024 दिसंबर में, ईयर के एंड में प्रोड्यूसर हैज़ स्टॉक 10 मशीन, उसके पास 10 मशीन हो गया। देखो ईयर के बिगिनिंग में कितना था, 8 मशीन था, और ईयर के एंड में कितना हो गया, 10 मशीन। तो अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कितना इंक्रीज हुआ फिक्स्ड एसेट्स का, ठीक है, कितना इंक्रीज हुआ, तो गाइस 2 मशीन का इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है देन द स्टॉक ऑफ हिज फिक्स्ड एसेट्स इंक्रीज्ड बाय 2 मशीन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। यानी अगर हम 2024 की बात करें तो 2 मशीन का इंक्रीमेंट हुआ, और मशीन क्या है गाइस, फिक्स्ड एसेट्स है। और ये इंक्रीमेंट क्यों हुआ होगा, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर ने 2 मशीन में और इन्वेस्टमेंट किया होगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। अब देखो एक चीज और आपको ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने क्या कहा था कि इन्वेस्टमेंट को किस नाम से जानते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट को कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं तो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट किस नाम से जाना जाएगा, तो गाइज वो फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, ओके। इसके बाद अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यानी अगर हम फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में प्रोड्यूसर्स के द्वारा अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंस है गाइस, यहाँ देखो लिखा हुआ है, कह रहा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स। देखो गाइस बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे देश में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब अगर हमारे देश का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी अगर बढ़ती है, ठीक है, जिससे प्रोडक्शन किया जाता है, तो इससे क्या होगा, इससे अल्टीमेटली ये होगा कि हमारे देश का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है या फिर प्रोड्यूसर्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ेगी। भाई जैसे मान लो किसी प्रोड्यूसर्स के पास पहले 10 मशीन थी, उसने 5 मशीन और ले लिया, तो उसके पास टोटल मशीन कितना हो गई, 15 हो गई। तो अगर मशीन बढ़ेगी तो प्रोडक्शन की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, वो और ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएगा, है ना। तो वही कह रहा कि पहला इंपॉर्टेंस क्या होता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का, वो रेजेस प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी वो प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा देता है। ठीक है, हमारे देश में और ज़्यादा प्रोडक्शन होने लग जाएगा। ओके, पहला इंपॉर्टेंस क्लियर है। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसमें कह रहा है बाय रेजिंग प्रोडक्शन, यानी जब प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है आप द प्रोड्यूसर्स की, तो कह रहा है कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट लीड्स टू हायर लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर हमारे देश में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो इससे क्या होगा, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, हमारी इकोनॉमी में जो लेवल ऑफ आउटपुट है वो भी तो बढ़ेगा, भाई प्रोडक्शन भी तो बढ़ेगा। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस में कह रहा है हायर लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। देखो हायर लेवल ऑफ आउटपुट क्यों होगा, जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में पैसा फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, लीड्स टू हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमी क्या करेगी, ग्रोथ करेगी, जिसको हम पॉपुलरली नोन एज जीडीपी ग्रोथ कहते हैं। भाई अगर हमारे देश में फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, और लेवल ऑफ आउटपुट का ही बढ़ना क्या कहलाता है, जीडीपी ग्रोथ कहलाता है। यानी हमारे देश की जीडीपी क्या होगी, ग्रो करेगी। अब जीडीपी क्या होता है गाइज, हम एक चैप्टर पढ़ेंगे नेशनल इनकम, तो वहाँ उसके बारे में हम बहुत डिटेल्स पढ़ेंगे, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट का सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंस क्या है। तो पहला क्या सिग्निफिकेंस था, पहला ये था कि जब कोई प्रोड्यूसर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में, ठीक है, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट यानी एक तरीके से कह सकते हैं जब हमारे देश का फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करता है तो इससे क्या होता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, और जब प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी तो इससे क्या होगा, देश का लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा, और जब देश का लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ेगा तो इससे अल्टीमेटली हमारी जो जीडीपी है वो क्या करेगी, ग्रो करेगी। ठीक है, आइए इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ते हैं, यानी जो दूसरा कंपोनेंट था इन्वेस्टमेंट का वो था इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। अब गाइस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या है, देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है निवेश करना, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर इन्वेंट्री में निवेश करता है, ठीक है, यानी स्टॉक में निवेश करता है तो उसको बोलते हैं इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक ड्यूरिंग द ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोड्यूसर्स। देखो जाहिर सी बात है, अगर हमारे देश के प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारे देश का जो इन्वेंट्री है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के द्वारा वो क्या करेगा, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को बढ़ा देगा। ठीक है,
फिर इसके बाद यहाँ देखो लिखा हुआ इन्वेंट्री मींस प्रोड्यूसर्स हैज होल्ड द स्टॉक, यानी इन्वेंट्री में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। तो गाइस इन्वेंट्री में 3 चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या। पहला फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है अनसोल्ड गुड्स, यानी जो सामान बनकर तैयार है, ठीक है, अगर उसका स्टॉक है प्रोड्यूसर्स के पास तो उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स ऑफ स्टॉक, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और सेकेंड है सेमी फिनिश्ड गुड्स। सेमी फिनिश्ड गुड्स का मतलब होता है गुड्स विच आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यानी वो गुड्स जो अभी प्रोडक्शन प्रोसेस में है, ठीक है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। और ऐसा भी नहीं कि उस पर काम नहीं शुरू हुआ है, काम शुरू हो चुका है लेकिन अभी वो कंप्लीट नहीं, यानी वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उसको बोलते हैं सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। और थर्ड है रॉ मटेरियल का स्टॉक, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ दिस इज कॉल्ड इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, यानी अगर कोई प्रोड्यूसर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो 3 चीज़ों में कर सकता है, यानी फिनिश्ड गुड्स में कर सकता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स में कर सकता है, या फिर रॉ मटेरियल में कर सकता है, ठीक है। आइए इसका भी सिग्निफिकेंस यानी इसका भी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि अगर प्रोड्यूसर्स के द्वारा इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो इससे क्या, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है। तो यहाँ देखो लिखा हुआ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इज सिग्निफिकेंट बिकॉज, पहला पॉइंट लिखा हुआ इट इंश्योर अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट टू द प्रोड्यूसर्स। देखो अगर किसी भी प्रोड्यूसर के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर स्टॉक है, ठीक है, चाहे वो रॉ मटेरियल का हो, सेमी फिनिश्ड गुड्स का हो या फिर फिनिश्ड गुड्स का हो, तो इससे क्या होगा, जो प्रोड्यूसर है उसकी अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, वो बनी रहेगी। जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, अगर हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल नहीं है तो अचानक से पता चलता है प्रोडक्शन रुक गया, मतलब अगर रॉ मटेरियल खत्म हो गया तो अब तुरंत तो लेके आ जाए, ले नहीं आएंगे, ठीक है, उससे जाना पड़ेगा, मार्केट से लाना पड़ेगा, तब तक हमारा प्रोडक्शन रुक जाएगा, ठीक है, यानी हमारा जो प्रोडक्शन है वो अनइंटरप्ट हो जाएगा, इंटरप्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरप्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, अगर किसी भी प्रोड्यूसर्स के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है तो इससे कभी भी प्रोडक्शन रुकता नहीं है, वो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक है, कंटिन्यू होता रहता है। तो इसीलिए बोला गया इट इंश्योर, यानी अगर किसी के पास, किसी प्रोड्यूसर्स के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में अगर रॉ मटेरियल है तो अनइंटरप्टेड सप्लाई ऑफ इनपुट बनी रहती है, ठीक है, कभी भी बीच में प्रोडक्शन रुकता नहीं है, एक फायदा ये होता है। सेकंड कह रहा कि विद इनफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल द प्रोड्यूसर कैन अवॉइड डे टू डे परचेज फ्रॉम मार्केट। भाई बिल्कुल सही बात है, अगर आपके पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल है तो आपको डेली बेसिस पे क्या मार्केट जाना पड़ेगा, नहीं जाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके मंगाते हैं तो आपको बार बार मार्केट जाना पड़ेगा, और जितनी बार आप मार्केट जाएंगे उतनी बार आपका कैरिंग कास्ट लगेगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लगेगा, ठीक है, बहुत सारे खर्चे आपको करने पड़ेंगे। तो इस खर्चे से बचने के लिए, यानी जो कैरिंग कास्ट होता है, आने जाने की जो लागत होती है, अगर इससे प्रोड्यूसर्स को बचना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टॉक बनाकर रखना पड़ेगा। तो अगर किसी भी प्रोड्यूसर्स के पास, ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी में स्टॉक है तो इससे एक प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट में जो रॉ मटेरियल है उसका प्राइस चेंज होता रहता है, ठीक है, या फिर अवेलेबिलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, कभी अवेलेबल मार्केट में है तो कभी नहीं है। तो अगर किसी प्रोड्यूसर्स के पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल है तो इन सारी झंझटों में उसको नहीं पड़ना पड़ेगा, यानी प्राइस घटे बढ़े उससे कोई मतलब नहीं है, मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सफिशिएंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल का स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसमें कह रहा है, एक सेकंड, स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इनेबल्स द प्रोड्यूसर्स टू मीट द पोटेंशियल फ्यूचर डिमांड फॉर देयर प्रोडक्ट, ठीक है। देखो कभी कभी क्या होता है, अचानक से फ्यूचर में प्रोडक्ट की डिमांड आ गई, यानी जिस भी प्रोडक्ट में हम डील कर रहे हैं, मान लीजिए उस प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से आ गई फ्यूचर में, तो अगर मेरे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल का स्टॉक होगा तो फिर मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मैं आराम से उसका प्रोडक्शन करूंगा और उसको जल्दी से बेच दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास अवेलेबल ना होता, अगर प्रोड्यूसर्स के पास रॉ मटेरियल सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है तो वो फिर क्या, जो पोटेंशियल डिमांड है, जो फ्यूचर डिमांड है, उसको फुलफिल कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ठीक है, उसको लॉस भी हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा कोरोना पीरियड में सैनिटाइजर, ठीक है, अचानक से उसकी डिमांड बढ़ी, ऐसा नहीं कि पहले से वो बिक नहीं रहा था, पहले से भी बिक रहा था, लेकिन अचानक से उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, तो जिसके पास पहले से ऑलरेडी उसका स्टॉक पड़ा था उसने तो अच्छा खासा बेच करके प्रॉफिट कमा लिया होगा, ठीक है, लेकिन जिसके पास नहीं था वो कुछ नहीं कर पाया, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो आई होप आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का जो इंपॉर्टेंस है, जो उसका सिग्निफिकेंस है, वो समझ में आ गया होगा। आइए लास्ट टॉपिक आज का डिस्कस करते हैं, दैट इज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझिए। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है।
देखो गाइस, कह रहा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रिफर्स टू टोटल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड एसेट्स ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, यानी एक साल के अंदर, ठीक है, प्रोड्यूसर्स के द्वारा जो कैपिटल गुड्स में यानी कि फिक्स्ड एसेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है उसी को बोलते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है, इसमें कह रहा है कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स कैपिटल गुड्स यूज्ड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक। ध्यान से सुनो ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, अगर आप बहुत ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा। देखो, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है, उनका जो एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक होता है, यानी मान लो किसी प्रोड्यूसर्स के पास पहले से कोई मशीन यूज कर रहा है वो, तो वो अब क्योंकि अगर प्लांट एंड मशीनरी यानी कि फिक्स्ड एसेट्स है तो जाहिर सी बात है उसकी अपनी एक लाइफ होती है, उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो मान लो अगर डेप्रिसिएशन लगते 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 उसकी वैल्यू जीरो हो गई तो फिर उसे रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो जब हम उसको रिप्लेस करते हैं उसके लिए जो फंड की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो उसकी जगह जो नई एसेट्स लेकर के आते हैं वो भी शामिल होता है किसमें? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, या फिर सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जिसमें डेप्रिसिएशन की भी वैल्यू ऐड होती है। ठीक है, डेप्रिसिएशन की वैल्यू जिसमें ऐड होती है। जैसे मान लो हमारे पास कोई एसेट्स है 1 लाख की, ठीक है, और मान लो उसका हमने यूज़ कर लिया और उसकी वैल्यू में 30,000 से फॉल हो गया, तो अब वो वैल्यू कितने की बची? 70,000 की। तो अगर हम 30,000 जो उसकी वैल्यू में फॉल आ गया यानी कि जो डेप्रिसिएशन लग गया, अगर उसकी वैल्यू को माइनस कर दें, ठीक है, देखो जैसे मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो मेरे पास एक मशीन मैंने ख़रीदा था 1 लाख रुपए की, ठीक है, फिर मैंने इसका इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करने की वजह से 30,000 की वैल्यू में फॉल आ गया। ठीक है, और ये जो 30,000 की वैल्यू में फॉल आया गाइस, इसको क्या बोलते हैं? टेक्निकली डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर हम 1 लाख में से 30,000 माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? 70,000। ये जो 70,000 आया इसको बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। इसको क्या बोलेंगे? नेट बोलेंगे। और ग्रॉस वैल्यू कौन सी है? 1 लाख। ठीक है, तो ग्रॉस वैल्यू ये कैसे आई? जब हम नेट इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, यानी कि 70 में 30 ऐड कर रहे हैं, तभी तो 1 लाख बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है। ठीक है, लेकिन जो नेट इन्वेस्टमेंट होता है उसमें हम डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है, वही बात यहाँ पे लिखी गई है। ऐसे समझ लो कि जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होता है, यानी जो एक्सिस्टिंग कैपिटल स्टॉक होता है, जो खराब हो चुका है, जो वॉर्न आउट हो चुका है, जो जिसकी वैल्यू डेप्रिसिएट हो चुकी है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसकी वैल्यू को भी हम ऐड करके रखते हैं, यानी डेप्रिसिएशन को ऐड होता है किसमें? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, तो अगर हमें मान लीजिए नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो नेट इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। देखो जैसे अभी हमने नेट इन्वेस्टमेंट कितना फाइंड आउट किया था? 70,000। ठीक है, जबकि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हमारा कितना था? 1 लाख, और डेप्रिसिएशन कितना लगा था? 30,000। तो देखो जब 1 लाख में से 30,000 माइनस कर देंगे तभी तो नेट इन्वेस्टमेंट आएगा, यानी कि 70,000। ठीक है, तो हमेशा आप एक चीज़ याद रखिएगा, जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट होता है उसमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू ऐड होती है, लेकिन अगर हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना हो तो डेप्रिसिएशन हमें क्या करना होगा? माइनस करना होगा। ठीक है, तो वही फार्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है कि नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलिए हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट की, यानी कि अगर हम नेट इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इकोनॉमी लेवल पर तो देखो पहली इंपॉर्टेंस है इनहेंस प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी अगर हमारे देश का जो नेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ता है तो इससे क्या होगा? हमारे देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, ठीक है, या प्रोड्यूसर्स की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी? इनहेंस हो जाएगी, यानी कि बढ़ जाएगी। सेकंड है जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो हमारे देश में अगर नेट इन्वेस्टमेंट होगा, अगर हमारे देश में नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब एक तरीके से फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो जब हमारे देश का फिक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी कि प्लांट एंड मशीनरी बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा भाई? देखो अगर प्लांट एंड मशीनरी बढ़ती है तो इससे प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर बढ़ेगी तो इससे क्या होगा? और लेबर हायर करने पड़ेंगे। भाई जितनी ज़्यादा मशीन उतनी ज़्यादा लेबर चाहिए, है ना। अगर मान लो पहले हमारे पास 10 मशीन थी जिस पे 10 लोग काम कर रहे थे, अब मान लीजिए बढ़कर अब हमारे इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट बढ़ के मान लीजिए 15 हो गया, यानी नेट इन्वेस्टमेंट 5 मशीन से बढ़ गया, तो अब लेबर भी तो और चाहिए, तो अब कितने लेबर चाहिए? 15 चाहिए। तो 5 लेबर्स को और क्या मिलेगी? अपॉर्चुनिटी मिलेगी एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की। तो वही यहाँ पे कह रहा है, सेकंड पॉइंट कह रहा है जनरेट अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार जो है, रोजगार के अवसर मिलते हैं लोगों को। ठीक है भाई, जब देश का नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, यानी कि जब मशीन बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है लेबर भी और चाहिए। ठीक है, तो कुछ लेबर्स को क्या मिलेगा?
एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यानी उनको रोजगार का अवसर मिलेगा। ओके, इसके बाद थर्ड पॉइंट है या थर्ड इंपॉर्टेंस है नेट इन्वेस्टमेंट का, कह रहा प्रमोट्स इफिशियंसी ऑफ लेबर। देखो मशीन्स जब बढ़ेंगी, यानी जब नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो लेबर की इफिशियंसी भी बढ़ती है, मतलब काम करने की क्षमता भी बढ़ती है। और लास्ट पॉइंट है एक्सेलरेट जीडीपी ग्रोथ। जाहिर सी बात है, जब हमारे देश का नेट इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ओवरऑल हमारे पूरे इकोनॉमी में प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ेगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली हमारे देश की जीडीपी भी क्या होगी, ग्रो होगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आइए अब बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन की, क्योंकि डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ हो रहा था। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, और एक वर्ड होता है डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, दोनों एक साथ समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। देखो कह रहा है कि डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स, यानी जो फिक्स एसेट्स होती हैं उसकी वैल्यू में जो लॉस होता है या फिर जो फॉल होता है बिकॉज ऑफ यूजेज, उसको यूज करने की वजह से, तो उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। वैसे यहाँ पे देखो रीजन भी लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन किस वजह से होता है। तो यहाँ क्या बोला गया, डेप्रिसिएशन इज द लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स इन यूज ऑफ अकाउंट ऑफ नॉर्मल वियर एंड टीयर, यानी जब हम उसको नॉर्मली क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो उसमें छोटे मोटे खर्चे होते रहते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से डेप्रिसिएशन लगता है। कोई भी एक्सीडेंटल डैमेज हो गया, ठीक है, तो भी क्या होगा, फिक्स एसेट्स की वैल्यू में फॉल आ जाएगा, मतलब डेप्रिसिएशन लगेगा। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ऑब्सोलेसेंस का मतलब होता है टेक्नोलॉजी का आउटडेटेड हो जाना। जाहिर सी बात है, अगर मान लो मेरे पास कोई भी ऐसी एसेट्स है जो अब आउटडेटेड हो गई है, उसकी जगह कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मेरी वाली जो मशीन है या मेरी वाली जो टेक्नोलॉजी है अब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आईफोन है। अब देखो आईफोन का वर्जन हमेशा चेंज होता रहता है। जैसे मान लीजिए अगर आज आईफोन 13 है तो एक समय बाद आईफोन 14 भी आया, तो 13 की वैल्यू ऑटोमेटिक क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि 14 में और ज़्यादा फीचर आ गए, तो इसकी वैल्यू 13 की वैल्यू, आईफोन 13 की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, फॉल हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, यानी कि फीचर्स बदल गए। तो जब कभी भी टेक्नोलॉजी में चेंजेज आते हैं ना, तो हमारे पास जो पहले से एसेट्स होती है उसकी वैल्यू में ऑटोमेटिक फॉल आ जाता है, तो उसको भी बोलते हैं क्या, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है लॉस ऑफ द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, किस वजह से, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेज एंड एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ओके, देखो डेप्रिसिएशन का एक दूसरा नाम है, इसको भी आप याद करके रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा इसका। डेप्रिसिएशन को हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं। यानी कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है, यानी कि जब हम फिक्स्ड एसेट्स को जितना कंज्यूम कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू उतना फॉल हो जाती है, और वैल्यू का फॉल होना ही फिक्स्ड एसेट्स में क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन। तो इसीलिए डेप्रिसिएशन का नाम क्या पड़ा, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी फिक्स्ड एसेट्स को जितना हम कंज्यूम कर लेते हैं, यानी जितना उसकी वैल्यू में फॉल आ जाता है, उसी को तो बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसके बाद देखो नीचे लिखा हुआ है, कह रहा कि बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स नीड टू बी रिप्लेस्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। भाई जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास कोई भी एसेट्स है जिस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, हर साल डेप्रिसिएशन लग रहा है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जब उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी तो उसकी जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एक नई एसेट्स परचेज करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि डेप्रिसिएशन लगने की वजह से जो फिक्स एसेट्स होता है वो एक दिन क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस करना पड़ता है, मतलब उसकी जगह कोई नई एसेट्स हमको परचेज करनी पड़ती है, यानी किसी नई एसेट्स में हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, फिर इसके बाद कह रहा रिप्लेसमेंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रिक्वायर्स फंड। जाहिर सी बात है, अगर हमें अपनी फिक्स एसेट्स को, जो पुरानी वाली थी, जब हम उसको रिप्लेस करेंगे तो हमें एक नई परचेज करनी पड़ेगी। तो नया फिक्स एसेट्स परचेज करने के लिए फंड की रिक्वायरमेंट तो होगी, फ्री में तो मिलेगा नहीं ना, पैसे का मिलेगा, तो उसके लिए हमें फंड चाहिए, ठीक है, जिसको प्रोविजन ऑफ फंड इज मेड ऑन एनुअल बेसिस। और वो प्रोविजन कैसे बनाया जाता है, एनुअल बेसिस पे बनाया जाता है। सर प्रोविजन क्या होता है, तो मैं समझा रहा हूँ आपको एक एग्जाम्पल से। जैसे मान लो कोई प्रोड्यूसर है, उसके पास उसने एक मशीन खरीदा 1 लाख रुपए की, और इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम जो है यानी कि 10 साल है, यानी जो 1 लाख की मशीन परचेज की गई वो 10 साल में उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो 10 साल बाद उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो अगर हम पहले से कोई भी प्रोविज़न नहीं बनाते हैं तो अचानक से 10 साल बाद मुझे 1 लाख रुपये की रिक्वायरमेंट होगी, हो सकता है उस टाइम मेरे पास 1 लाख रुपया ना हो। तो इस असुविधा से बचने के लिए, सॉरी ये 1 लाख नहीं है, ये 10 लाख है, इसको आप 10 लाख कर लीजिएगा, ठीक है, 10 लाख। तो 10 लाख रुपया 10 साल बाद मुझे अचानक से हो सकता है ना मिल पाए, तो इस असुविधा से बचने के लिए हम एक प्रोविज़न बनाते हैं, एक फंड बनाते हैं, ठीक है। और कैसे, उसमें क्या करते हैं, जैसे देखो यहाँ देन द एनुअल प्रोविज़न, यानी जो फंड हम बनाते हैं, यहाँ देखो आप इसको, हाँ 10 लाख, तो 10 लाख को यानी जितने की मशीन होती है उसको
उस मशीन की लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। तो 10 लाख की मशीन थी और उसकी लाइफ कितना थी 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हर साल 1 लाख रुपया हमें फंड में जमा करना पड़ता है। तो अगर हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अगर जो, एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझो, अगर कोई प्रोड्यूसर है 10 लाख रुपए की मशीन परचेज करता है और उसकी लाइफ है 10 साल, यानी 10 साल में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 10 साल बाद हमें एक नई मशीन चाहिए, तो 10 साल बाद जब हमें नई मशीन चाहिए दोबारा 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख रुपया 10 साल बाद अचानक से हमारे पास हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या फिर मतलब पॉसिबल हो भी सकता है, लेकिन अचानक से 10 लाख रुपए की व्यवस्था करना थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो इस असुविधा से बचने के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, एनुअल बेसिस पर प्रोविजन बनाते हैं। प्रोविजन यानी कि फंड बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जितनी की मशीन होती है उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी लाइफ से। तो देखो 10 लाख को 10 से डिवाइड कर दिया तो 1 लाख रुपया आया। तो इस अब 1 लाख रुपया ये क्या होगा, जैसे जिस साल उसने मशीन खरीदा था 10 लाख की, तो उसी साल से वो क्या करेगा, हर एक साल के अंत में 1 लाख रुपया वो फंड में डालता रहेगा। एक फंड जो बनाया है, जो रिजर्व बनाया, उसमें डालता रहेगा और अगले 10 साल तक वो 1 लाख रुपया डालता रहेगा। तो 10 साल बाद उस फंड में उसके पास कितना हो जाएगा, 10 लाख रुपया। तो जब 10 साल बाद उस मशीन की वैल्यू नील हो जाएगी, जब उसको रिप्लेस करना होगा, तो उसी फंड का वो इस्तेमाल करके दूसरी नई मशीन क्या करेगा, वो परचेज कर लेगा। तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो यहाँ लिखा ना, दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। तो इसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, यानी कि DRF शॉर्ट में बोलते हैं। अब देखो नीचे लिखा हुआ DRF इस फंड रिप्लेस द ओवर्न आउट ऑफ फिक्स्ड असेट्स। तो DRF यानी कि डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड एक ऐसा फंड होता है जो रिप्लेस कर देता है किसको, आउट ऑफ फिक्स्ड असेट्स, यानी जो फिक्स्ड असेट्स आपकी आउट हो चुकी है, जिसकी वैल्यू नील हो चुकी है। अब इस फंड से आप क्या कर सकते हैं, एक नई असेट्स परचेज कर सकते हैं आसानी से। आगे लिखा हुआ इट फुलफिल्स द नीड फॉर रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इस फंड की रिक्वायरमेंट कब होती है, जब हमें रिप्लेसमेंट करना होता है नई असेट्स में। लैक ऑफ DRF इंप्लाइज द लैक ऑफ रिप्लेसमेंट असेट। कह रहा कि अगर आपके जो DRF है, डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड होता है, अगर उसमें उसकी वैल्यू में अगर कमी होगी, अगर वो फंड कम होगा, तो आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी। जब आप नई जो मशीन है जब आप रिप्लेस करने जाएंगे तो उसको परचेज करने में प्रॉब्लम आएंगी उतने अमाउंट से जितने की कमी होगी आपके DRF में। जैसे मान लीजिए आपको 1-1 लाख रुपए हर साल डालना था उस फंड में 10 साल तक, लेकिन आपने क्या किया, 50-50 हज़ार ही डाला। तो 10 साल में कितना होगा, 5 लाख, जबकि मशीन नहीं कितने की मिलेगी, 10 लाख की। तो 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा आपको कहीं से लाना पड़ेगा, इसका मतलब ये है। तो आई होप गाइस आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और हो सकता है किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न भी हो, तो अगर किसी बच्चे को कोई भी कन्फ्यूज़न है इस लेक्चर को सुनने के बाद भी, तो प्लीज़ वो मुझे कमेंट करके बताए। या फिर जो मेरे स्कूल के बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, अगर मैं जब स्कूल में आऊँ तो क्लास में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अगर इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूज़न आपसे बनी रह जाती है, ठीक है, मैं आपको क्लियर कर दूंगा फेस टू फेस। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू सो मच।